नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के रोड शो पर विपक्ष का बवाल, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा पीएम का रोड शो आचार संहिता का उल्लंघन, ईसी ने डर से नहीं की कार्रवाई। चुनाव परिणाम से पहले संजय राउत ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले चुनाव आयोग ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं, पीएम मोदी पर भी कसा तंज। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई का बड़ा खुलासा, 21,000 पदों पर नियुक्ति में हुई बड़ी धांधली, मेरिट लिस्ट में मिले घोटाले के सबूत। अवैध शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, भगवत मान सरकार को लगाई फटकार, कहा यह एक गंभीर समस्या। जर्मनी की विदेश मंत्री ने की भारत की तारीफ, कहा दोनों देश मिलकर करेंगे काम, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर कसा तंज। सबसे पहले बात विपक्ष के हंगामे की। गुजरात में दूसरे चरण में भी जमकर वोटिंग हुई। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में मतदान किया। इस बीच विपक्ष ने मतदान में गड़बड़ी के साथ पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के समय रोड शो किया, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग चुप है क्योंकि वो डरा हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी है, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें माफ कर दिया जाएगा। हालांकि आज पीएम मोदी ने तो कोई रोड शो नहीं किया, पर विपक्ष बार बार इसे रोड शो क्यों बता रहा है? देखिए, जल गई, डर गई कांग्रेस। वो क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सवेरे सवेरे उन्होंने वोट दिया जी। और जो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में है वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वोट देने के बाद बीजेपी के तमाम लोग जो अपने घर से निकले बाहर, और जो सेकंड फेज में जो तेजी आई, पहले फेज से काफ़ी ज़्यादा वोटिंग सेकंड फेज में हुई है, उसका क्रेडिट वो रोड शो जिसको कांग्रेस पार्टी बता रही है। तो ज़्यादा वोटर बाहर आएंगे तो फायदा किसका? बीजेपी का। और ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी को घर कर गई। फौरन आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कहा कि देखिए आज वो प्रचार कर रहे हैं, ये जो रोड शो हुआ है टेलीविजन पे लाइव दिखाया गया है, सारे पैसे उसका जो है काटना चाहिए बीजेपी के खाते से। कोई कह रहा है कि भाई डेमोक्रेसी की मौत हो गई, हत्या हो गई, और इलेक्शन कमीशन जो है मूक दर्शक बनी हुई है। क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी अपने भाई के घर से पैदल ही पोलिंग बूथ की तरफ चल पड़े। अब मीडिया तो लगी हुई थी पहले से, जैसे राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, मीडिया दिखा रही ना भाई, हर जगह कैमरा रहता है, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैमरा नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने गाड़ी के बजाय पैदल चलना प्रेफर किया। अब वो वॉक करना जैसे उन्होंने शुरू किया, टेलीविजन पे आया, लोगों को समझ में आ गया कि भाई प्रधानमंत्री अब अपने घर से वहां जाएंगे। लोकल लोगों को तो मालूम है कि रास्ता यही है जी। तो एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अब भीड़ उमड़ पड़ी, अब लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे, तो हाथ तो वेव करेंगे। ये कौन सा उल्लंघन हो गया? ये कौन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि घर से जो है मोदी जी जो है वो पैदल नहीं जा सकते? किस कानून के तहत ये जो है अवहेलना हो गई? फिर लोग आ गए सड़क के किनारे। ये क्या पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में ही ये सारे कानून लगते हैं ना? ये पवन खेरा और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकीलों को मालूम नहीं है जी। कि 100 मीटर के दायरे के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई, उन्होंने कोई भाषण दिया, कोई पर्चे बांटे, कुछ नहीं। लेकिन होता यह है कि जब आदमी चुनाव हारने लगता है तो एक से एक बहानेबाजी जो है उस पर उतारू हो जाता है। ये बैड लूजर की निशानी मतलब ये हार के पहले का रोना है। ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक से इलेक्शन नहीं करवाया,
मोदी नहीं जीते, इलेक्शन कमीशन ने जितवा दिया। इनकी मूर्खता का कोई पैरेलल नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरफ मोदी के रोड शो पर बवाल, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन पर उनका विश्वास नहीं है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी का दावा रहा है कि नए गुजरात को उन्होंने बनाया है, फिर तो बीजेपी को गुजरात का चुनाव वैसे ही जीत जाना चाहिए था, इतना प्रचार करने की जरूरत क्या थी। संजय राउत के साथ साथ यूपी के मैनपुरी, रामपुर, खतौली उपचुनाव में भी अखिलेश यादव की तरफ से गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष ईवीएम का रोना शुरू कर चुका है। देखिए, संजय राउत अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं जी। उनको कांग्रेस पार्टी की आजकल ज्यादा ही चाटुकारिता हो रही है। उनके लेखों में भी राहुल गांधी बहुत बढ़िया लीडर, बड़ा लीडर, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि उनको कहा गया होगा कि भाई ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर दो। हारना तो तीनों जगह है कांग्रेस पार्टी को, दिल्ली में भी हारना है, हिमाचल में भी हारना है, गुजरात में भी हारना है। तो कोई बहानेबाजी तो कुछ होना चाहिए, कहीं से आवाज उठे। तो वोटिंग से पहले ठीक इनको लगता है कि भाई दिक्कत क्या है संजय राउत, उद्धव ठाकरे को, इनको लगता है कि इनके बयान से जो हिंदू हैं वो खुश हो जाते हैं और इनके बयानों का कुछ इंपैक्ट हार्डकोर हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। खत्म हो गया वो सब जमाना। सबसे पहली चीज जो शिवसेना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसकी परछाई मात्र तक नहीं है। आप एक डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं। सेकुलर पार्टियों में आपकी गिनती होने शुरू हो गई है। तो ये रोने का जो बवाल है, मैं तो देख रहा था कि टीवी पे भी आने लग गया सारा कुछ। कई सारे लोग वो थके हारे, टायर्ड, रिटायर्ड, रिजेक्टेड पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बनकर टेलीविजन पे देखिए तो बहुत बड़ी अवहेलना हो रही है इलेक्शन कमीशन को। बेसिकली सब हार से पहले का वो जो है विलाप है। इन लोगों को ऐसे ही विलाप अगले 20 साल तक करना पड़ेगा। जी, यूपी में भी आज उपचुनाव हुए, अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा परेशान दिखे। देखिए, अखिलेश यादव को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ बैड लूजर। ही इज अ गुड लीडर बट ही इज अ बैड लूजर। हार को भी, जैसे जीत को आप स्वीकार करते हो, हार को भी स्वीकार करना चाहिए। अखिलेश यादव हार को स्वीकार ही नहीं करते। जब भी ये हारते हैं या हारने लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन खराब है, तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो ये वो, ये डेमोक्रेसी में अब लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। जी, तो एक तरफ चुनाव में गड़बड़ी पर हंगामा बरपा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर तगड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया कि 21,000 पदों पर नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इनमें से 9,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ की गई। इसके अलावा नियुक्ति पैनल से लेकर वेटिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट, हर जगह धांधली के सबूत मिले हैं, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति भ्रष्टाचार में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक एक शख्स को ढूंढ कर सजा दी जाएगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। ममता बनर्जी की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब जज साहब कह रहे हैं कि एक एक को ढूंढ के निकालो, तो उस ढूंढ में तो ममता बनर्जी भी फंस जाएगी। सरकार आपकी, मंत्री आपका, डिपार्टमेंट आपका, आप इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकती हैं? और ये पूरा खेल जो हुआ, आप ये समझिए, 21,000 सीबीआई अब तक पता कर पाई है, अभी और भी होंगे। और बंगाल के मित्र बताते हैं कि कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का एक केस था। मैंने एक व्यक्ति को टीचर बनना है, तृणमूल के गुंडों को, तृणमूल के नेताओं को पकड़िए, 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आप कुछ भी निगोशिएट कर लीजिए, आपको टीचर बना दिया जाएगा। ये जो आपने बताया कि मेरिट लिस्ट में, आंसर पेपर में, सब वो सारी चीज मैनेज कर लेंगे। 5 से 10 लाख रुपए जो आप पहुंचा दीजिए, 21,000 इंटू 5 लाख, इतना बड़ा घोटाला है। ऐसे पार्थो चटर्जी के घर में
नोटों का पहाड़ नहीं मिल रहा था। अभी तो इसमें बहुत कुछ मिलना बाकी है, क्योंकि अब संख्या भी मालूम, रेट भी मालूम, तो पैसा कहां गया, किसके किसके पास गया, और जिसके जिसके पास गया वो इस शिक्षा घोटाले में कहीं ना कहीं वो शामिल है। अगर पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ, चुनाव में इस्तेमाल हुआ, तो ममता बनर्जी के हाथ में भी हथकड़ी लगेगी, फिर उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि चोरी करें तो सब मिलके और पकड़े जाएं तो 2-3 लोगों को आप जेल पहुंचा दो, बाकी छूट जाओ। जज साहब यही इशारा कर रहे हैं कि एक एक को पकड़ा जाएगा, और एक एक पकड़े जाएंगे तो ममता बनर्जी भी इसमें फंस जाएंगी। जी, एक एक करके खुलासे भी हो रहे हैं, पर पार्थ चटर्जी जमानत मांग रहे हैं, पर जो खुलासे हो रहे हैं लग नहीं रहा है कि वो जेल से बाहर आ पाएंगे। बेचारे तो न घर के रहे न घाट के रहे, कहाँ ये नंबर 2 अपने आप को कहते थे, लेकिन जेल के अंदर जो कष्ट हो रहा है उनको साफ साफ सच सच सरकारी गवाह बन करके बता देना चाहिए। पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ, और जिनके कहने पे आपने ये सारा काम किया उसकी जानकारी आप देंगे, सरकारी गवाह बनेंगे, तो जमानत भले मिल सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है। अदरवाइज जिस लेवल पे ये घोटाला हुआ और जो तेवर कलकत्ता हाई कोर्ट का है, बच पाना बड़ा मुश्किल है, कोई बेल नहीं मिलने वाली है इनको। जी, तो एक तरफ ममता फंसती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भगवत मान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर पंजाब सरकार की लंका लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है। पंजाब सरकार केवल FIR दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार को अवैध शराब बनाने के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सूची बनानी चाहिए। तो क्या वाकई FIR दर्ज हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये जो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल अरविंद केजरीवाल, ये जो हर राज्य में मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, ये जो भीख मांगता घूमता रहता है, पंजाब में भी ऐसी टोपी इसने पहना दी पंजाब के लोगों को कि हमें एक मौका दे दो, 4 महीने में हम नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या हुआ गारंटी का? क्या हुआ गारंटी का? 34,000 FIR दर्ज हुए पिछले 2 साल में। ये कोर्ट में आज बयान दिया गया और कार्रवाई 0। नकली शराब के चक्कर में आप गरीबों को पकड़ के बंद कर देते हो, मजदूरों को बंद कर देते हो। उसमें ज्यादातर बिहार यूपी के जो मजदूर वहां पे काम करते हैं, जज साहब ने कहा कि मजदूर हैं, दिन भर थक जाते हैं, शाम में कुछ पी लेते हैं, उसको आप बंद कर देते हो। शराब माफिया पे कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि शराब माफिया के तो गोद में बैठा हुआ ये नटवरलाल केजरीवाल दिल्ली से लेकर के गया है 2 शराब माफिया को। जज साहब ने इससे भी कई सीरियस बातें कही। जज साहब ने कहा कि अगर इस देश को तबाह करना है तो वो तबाही किसी बॉर्डर स्टेट से शुरू होगी। जिस तरीके से ड्रग्स और शराब का कारोबार धड़ल्ले से बेरोक टोक पंजाब में चल रहा है, वो देश के लिए खतरा है। पिछले 2 दिनों से नार्को टेररिज्म को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और सब एक ही बात को बता रहे हैं कि पंजाब में केजरीवाल ने ड्रग माफिया, ISI, चाइनीज एजेंट्स और खालिस्तानियों के साथ साथ शराब माफियाओं के लिए पूरा खुला छूट दे रखा है। आखिरी खबर पर भी बात कर लेते हैं। राइट। आखिरी खबर भारत जर्मनी के खास रिश्तों पर। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंची। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की गई। जर्मनी की विदेश मंत्री ने भारत की तारीफ की और कहा कि मौजूदा वैश्विक माहौल में दोनों देशों का साथ खड़े रहना बेहद जरूरी है। आज दुनिया जिस चुनौतीपूर्ण स्थिति से उलझी हुई है, इस कठिन समय में हमारा मिलकर खड़ा होना काफी ज्यादा जरूरी है।
है। जलवायु संकट से निपटने और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के रहते पाक से कोई बात नहीं होगी, जिस पर जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी सहमति जताई है। कल फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ की, आज जर्मनी की तरफ से इतना बड़ा बयान। देखिए, जो मैडम एनेलिना है विदेश मंत्री जर्मनी की, अभी हिंदुस्तान ने जो इनको एक उसको शॉक थेरेपी दिया, डर के मारे जर्मनी का दिमाग जो है ना वो लाइन पे आ गया था। कुछ दिन पहले अक्टूबर में यही मैडम पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वो जो वहाँ का जो राहुल गांधी है भुट्टो, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहते थे कि जो कश्मीर का जो मसला है उसको यूनाइटेड नेशन में सॉल्व करना चाहिए। भारत ने खरी खोटी सुनाई, हड़काया जर्मनी को कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में बातचीत करना बंद करें, नहीं तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। जर्मनी डरा ही नहीं, रेंगा और फौरन मैडम एनेलिना को अपने बयान वापस लेने पड़े और उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय मसला है जो भारत का पोजीशन है। अब आप ये समझिए कि किस हिसाब से आपने फ्रांस की बात की, तो फ्रांस से तो दोस्ती है। जर्मनी कभी कभी उल्टा पुल्टा खेल खेलता रहता है, लेकिन वो 2 दिन के लिए हिंदुस्तान आई है और भूरी भूरी प्रशंसा कर रही भारत की। और हमारे विदेश मंत्री तो दुनिया के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री में से हैं। उन्होंने मौके पे जो है ना चौका मारा और ये भी कह दिया कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक वो टेररिज्म का केंद्र बना हुआ है। तो आप ये देखिए कि डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान किस हिसाब से चौके छक्के लगा रहा है, वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग याद दिला रहा है। G20 के नेतृत्व के साथ साथ हम एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल नेशन बन चुके हैं और इस दायित्व को ये सरकार भली भांति निभा रही है। जो दोस्त बनकर आता है गले लगाया जाता है, जो दुश्मन होता है उसको सजा दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी के चुनाव पूरे हो चुके हैं। नतीजे तो 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आएंगे, तो वहीं दिल्ली एमसीडी के नतीजे 7 तारीख को आएंगे। पर एग्जिट पोल क्या कुछ इशारे कर रहे हैं, एग्जिट पोल में किसकी जीत और किसकी हार हो रही है, देखने के लिए जरूर देखें हमारा खास शो एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।